हेलो बच्चों, आज हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है इसके दो लॉ हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने स्टेबलाइज किया था? लेवासियर ने एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने। इनका फर्स्ट लॉ इन्होंने जो दिया था वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैटर पार्टिसिपेट करते हैं उनको ना ही कभी बनाया जा सकता, ना ही कभी उनको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इस लॉ के थ्रू बताया गया। एंड सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि जो रिएक्टेंट होता है, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट, उनका मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है? उस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस मास के, ठीक है। यानी किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनका मास ऑलवेज जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनके मास के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। किसके थ्रू? जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? कार्बन का मास कितना है? 12 है। ऑक्सीजन का 16 होता है, बट यहाँ पर 32 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो 16 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो यानी कि 12 + 32 इक्वल टू 44। अब कार्बन और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 44, यानी कि रिएक्टेंट का मास 44 है। अब जो प्रोडक्ट बना उसमें देखते हैं कितना किसका मास है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 44। यानी कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मास क्या है? 42 एंड 42। यानी कि जो ऊपर हमने स्टेटमेंट देखा उसमें क्या था? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू ऑलवेज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मास रिएक्टेंट का जो होता है वो प्रोडक्ट के मास के हमेशा इक्वल होता है। ये बात हो गई इस लॉ के थ्रू। दूसरा एग्जांपल जो वो क्या है? NaOH। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब होती है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक होता है जो हम लोग खाते हैं, उसका यही फॉर्मूला होता है NaCl। एंड क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या है? इसका मास हम चेक करें अगर, तो NaOH का मास अगर हम फाइंड करें तो 40 आएगा और HCl कितना आएगा? 36.5 आएगा। NaCl कितना आएगा? 58.5 एंड वाटर का 18 आएगा, ठीक है। ये देखिए सबका जो एटॉमिक मास होता है हम उसी को लिखते हैं। सोडियम को 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। ऐसे ही हमने सबका मास निकाल लिया और सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या देखते हैं? रिएक्टेंट का मास भी 76.5 है एंड प्रोडक्ट का मास भी कितना है? 76.5। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनका मास उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसके मास के हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं? सब इक्वल होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के हमेशा इक्वल होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था? लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि जो ये लॉ है ये सिर्फ जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उस पर बेस्ड है। जैसे प्योर सब्सटेंस कंपाउंड होता है, कंपाउंड कैसे बनता है? अब कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलेंगे, 2 और मोर एलिमेंट्स या एटम जो होते हैं वही तो कंबाइन होते हैं, फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो फिर क्या होता है? कोई भी कंपाउंड जिन भी एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं उन एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी। इसी वजह से क्या होता है? ये प्योर सब्सटेंस होता है। इसको हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वही चीज़ इसमें भी आती है बात। कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिन भी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि इस लॉ में बस इतना बताया गया है कि जितने भी पेयर कंपाउंड होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड जिन भी एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं उनका रेशियो सदैव हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे क्या वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे कि हम किसी भी वाटर की बात करें, अब वाटर की बात करें चाहे वो पॉन्ड का वाटर हो, मड का वाटर हो, ओशन का हो, रिवर का हो, मिनरल वाटर, कोई भी वाटर की अगर हम बात करें तो देखिए सारे वाटर तो प्योर फॉर्म में होते नहीं, बट उनका अगर फॉर्मूला बोला जाए तो उनका फॉर्मूला क्या होगा? उनका फॉर्मूला तो H2O ही होगा ना। ये तो हम कह नहीं सकते नहीं इसमें इम्प्योरिटीज़ है तो इसका फॉर्मूला H2O नहीं होगा, नहीं, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ यही बताना चाहता है कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो क्या होगा? वो कहीं का भी कंपाउंड हो, किसी भी प्रोसेस से बना हो, उसका फॉर्मूला और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं H2O। H2O में H एंड O का जो रेशियो होता है कितना होता है, H का मास 1 होता है, बट यहाँ पर 2 एटम है तो 2 × 1 कर दिया हमने। ऑक्सीजन का मास 16 होता है। अब इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:16। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, मीन्स 1:8। यानी कि वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:8 का होता है। अब ये रेशियो जो होता है वो सभी वाटर के लिए यही होता है, अब वो वाटर कहीं का भी हो, ठीक है। तो ये रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब एक एग्जांपल हम CO2 का भी देख लेते हैं। यहाँ पर CO2 क्या है, कार्बन को हमने हीट करके बनाया है CO2। और यहाँ पर कार्बन CO2 कैसे फॉर्म हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो ये क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में एंड CO2 में डिसोसिएट हुआ है। दोनों के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, चेंज है। इसमें कार्बन को हीट किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तब CO2 बन गया। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को हीट किया गया तो ये डिसोसिएट हो गया CO2 में। मीन्स दोनों प्रोसेस क्या है, अलग है, बट दोनों में जो CO2 बना है उनका फॉर्मूला भी सेम है एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो भी चेंज है। अब देखते हैं कैसे सेम है दोनों में। जो कार्बन है उसका मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, बट हमने इंटू 2 किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो कितना हो जाएगा, 12:32। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। कितना हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:8। इसमें चेंज करें तो इसमें भी कितना आएगा, 3:8। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जितने भी प्योर कंपाउंड होते हैं, मीन्स जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, इस इट मीन्स कंपाउंड जितने भी होते हैं उनका फॉर्मूला एंड उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो ऑलवेज चेंज नहीं होता, मतलब कभी भी चेंज नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है, फिक्स होता है। इसी को क्या कहते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ लॉ, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहीं या फिर डेफिनेट बोलें, बात वही हुई। यानी कि जो रेशियो होता है उनका हमेशा फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ क्या था एंड सेकंड लॉ क्या था। एक बार रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट लॉ में बस इतना बताया गया कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो ऑलवेज प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, बस इतना बताया गया। और सेकंड में इतना बताया गया सेकंड लॉ में कि जो किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो उस कंपाउंड में हमेशा फिक्स होता है। अब वो किसी भी प्रोसेस से कंपाउंड बनाया गया हो या फिर वो कंपाउंड कहीं का भी हो, बस उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका रेशियो फिक्स होगा। ये हमारे हो गए 2 लॉ, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एटम। अब हम एटम के बारे में देखते हैं। अब एटम क्या होता है, सबको पता है एटम्स क्या होता है, द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। ठीक है, और एक डेफिनेट इसकी एक डेफिनेशन और है, द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाई एनी केमिकल मीन्स इज कॉल्ड एटम। यानी कि एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का ऐसा पार्ट है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वो होता है एटम। ठीक है, अब बात करते हैं एटम के सिंबल की। ये एटम का सिंबल क्या होता है, देखिए हमने देखिए इतने सारे एलिमेंट्स देखे हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, अभी तो फिलहाल 118 है एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक एक अलग अलग सिंबल होता है, आपने देखा होगा, हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है। तो ये सिंबल जो है वो किस बेस पर बनाया गया और कैसे इसका मतलब स्टेबलाइज हुआ, कैसे ये आया, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे सिंबल ऑफ एटम्स में। तो जो जे बर्जेलिस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सजेशन दिया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स, उनके जो नेम होते हैं उनका अगर फर्स्ट लेटर से बनाएं तो उनका सिंबल हम बना सकते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 बातें बताई थी। फर्स्ट बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वही उसका सिंबल हो जाए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H, कार्बन का फर्स्ट लेटर C, आयोडीन का I, बोरॉन का B, नाइट्रोजन का N। तो मोस्टली एलिमेंट्स तो ऐसे ही थे जिनके फर्स्ट लेटर ही क्या थे, उनके सिंबल हो गए। ठीक, फर्स्ट बात इन्होंने ये बताई। और सेकंड बात क्या बताई, सेकंड बात इन्होंने ये बताई कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम, जर्मन नेम या फिर ग्रीक नेम से उन्होंने रख दिया। ठीक है, बताया मतलब रखा नहीं था, उन्होंने बताया कि उनके लैटिन नेम या जर्मन नेम या ग्रीक नेम से उनका नाम होना चाहिए, हो सकता है। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे, सोडियम, आपको पता होगा सोडियम का सिंबल Na होता है, बट सोडियम में Na कहीं भी नहीं होता, यानी कि इसका नेम क्या है लैटिन, नेट्रियम।
पोटेशियम का लैटिनियम कैलियम होता है, आयरन का फेरम होता है, कॉपर का क्यूप्रम, सिल्वर का अर्जेंटम, गोल्ड का ऑरम, लेड का प्लम्बम, मरकरी का हाइड्रोजियम, टंगस्टन का वॉल्फ्रेम, टिन का स्टैनम, एंटीमनी का स्टिबम। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके जो सिंबल हैं उनके लैटिन नेम से ओरिजिनेट हुए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि किसी भी एलिमेंट्स का जो सिंबल होगा उसके नेम का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। सेकंड बात क्या बताई, उनके जो सिंबल्स होंगे उनके लैटिन नेम से भी हो सकते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया था। थर्ड पॉइंट ये बता दिया कि जैसे सपोज कोई भी एलिमेंट्स है जिनकी नेम की स्टार्टिंग जो है वो सेम लेटर से होती है, जैसे हाइड्रोजन है एच से होता है स्टार्ट, हीलियम का नाम भी एच से होता है। अब दोनों का सिंबल हम एच तो रख नहीं सकते, तो उन्होंने ये बोला कि अगर एक एलिमेंट का नाम उसके फर्स्ट लेटर से है तो जो सेकंड एलिमेंट है उसका नेम कैसे रखेंगे, उसका नेम हम रख देंगे, उसका फर्स्ट लेटर लिख लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एच है तो उसको मैंने एच से डिनोट कर दिया। अब हीलियम है तो उसको मैंने उसका एच ले लिया और उसके ही नेम में कोई दूसरा लेटर, कोई भी हम सेकंड लेटर उसका ले सकते हैं, उसका हमने ई ले लिया, बन गया एच ई। ठीक है, तो बस कंडीशन इतनी रखी कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए और जो उसका सेकंड लेटर लिखेंगे वो स्मॉल में होना चाहिए। इसलिए एच ई कैसा होता है, एच कैपिटल में होता है और ई स्मॉल में होता है। वैसे ही और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे नियॉन होता है, नियॉन में कितना होता है सिंबल, उसका एन ई होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक होता है ना एलिमेंट, इसलिए नियॉन का सिंबल एन ई रख दिया गया। सिलिकॉन एस आई, ब्रोमीन बी आर, बेरियम बी ए, बेरिलियम बी ई, कैल्शियम सी ए, क्लोरीन सी एल, कोबाल्ट सी ओ। ऐसे मतलब कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम क्या था, उनके फर्स्ट लेटर से और उनके नेम की मीनिंग में किसी भी लेटर से उनका एक लेटर और ले लिया गया। बस फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए और सेकंड स्मॉल लेटर में होना चाहिए। मीन्स किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं उनके सिंबल्स यही तीन बेस पे ओरिजिनेट हुए रखे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर से या फिर फर्स्ट एंड सेकंड लेटर से या फिर उनके लैटिन नेम से। ये हो गए एटम के सिंबल। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी में देखते हैं क्या, डाल्टन जो थे, जो एटम होता है इसके बारे में सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया था। लगभग 1800 में, मतलब 1800 के आसपास डाल्टन ने बताया कि एक सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पार्टिकल होता है जो क्या है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर पाया जाता है, जिससे को ना ही हम कभी तोड़ सकते ना ही कभी बना सकते हैं। मीन्स दैट क्या होता है, वो किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उससे छोटा कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता। ये डाल्टन ने बता दिया। ठीक है, मीन्स इन्होंने ये बता दिया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, यानी कि जितने भी मैटर, जितने भी पदार्थ हैं पृथ्वी पर, पूरे यूनिवर्स पे, वो क्या हैं, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बने हैं, जिसको हम एटम कह सकते हैं। और ये एटम्स कैसे थे, इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल का मतलब हो गया इनको डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही कभी तोड़ सकते हैं इसको, ना ही हम बना सकते हैं। और एक बात बताइए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ये बात बताई कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एलिमेंट हमने ले लिया, दोनों एलिमेंट क्या है, सेम तो हैं, दो हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो गए। अब इन दोनों सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो भी क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में और मास के हिसाब से सेम होंगे। इन्होंने क्या बताया कि सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उनका मास भी क्या होगा, सेम होगा। ये इनका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या बताया, फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या बताया, दैट टू अ मोर एटम कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड, यानी कि दो या दो से अधिक एटम जब कंबाइंड होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। इन्होंने 5 पॉइंट बताए हैं। ठीक है, यही था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन ने जो एटम्स के बारे में बताई थी बातें, वो ये 5 ही बातें थी। ठीक है, बाद में ये बातें गलत साबित हुई, वो तो बाद में लगभग 100 साल तक क्या था, डाल्टन थ्योरी जो थी उसको सही मानी गई, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी तब तक इनकी बातों को सबने सही माना था कि हाँ, किसी भी एटम का सबसे, किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल ही क्या होता है, एटम होता है। बट जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की हुई, तो ये कन्फर्म हो गया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि एटम्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है,
तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनकी जो मतलब थियोरी थी वो थोड़ी गलत साबित हो गई, बट स्टार्टिंग में इनकी थियोरी को सही माना गया था, क्योंकि इन्होंने जो बातें बताई थी उस टाइम में किसी ने भी एटम्स के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं था, और ना ही एटम्स के बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो इनकी थियोरी बहुत ज़्यादा उस टाइम में मानी जाती थी, अभी भी इसलिए हमारे सिलेबस में है क्योंकि एटम्स के बारे में बताने वाले पहले साइंटिस्ट डाल्टन ही हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास होता क्या? इट इज़ द टोटल ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी किसी एक एलिमेंट में जो एटम का मास होता है वही क्या होता है? उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए कैसे पता करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज द इंटरनेशनल ग्रीक एग्रीमेंट इन एटम ऑफ ए यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। उसका शॉर्टकट क्या है? AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यानी कि जो एटॉमिक मास होता है उसको एक इंटरनेशनल फॉर्म में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। आप देखोगे कभी कभी ऐसे वैल्यू दी हो तो उसके आगे लिखा होता है AMU, तो उसका मतलब यही होता है एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट होती है। इसके फॉर्म में इसको लिखा जाता है। अब देखो इस फॉर्मूले के थ्रू हम एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला जनरेट करेंगे। कैसे होता है? 1 AMU की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का मतलब यहाँ पे है आइसोबार। कार्बन के 3 आइसोबार होते हैं, एक का 13 होता है मास, एक का 14 होता है। बट उस टाइम में कोई भी आइसोबार डिस्कवर में यानी कि खोज में नहीं था, किसी की खोज नहीं हुई थी, सिर्फ एक ही कार्बन था जिसका मास 12 था। तो इन्होंने इतना बताया था कि कार्बन 12 यानी कि ऐसा कार्बन जिसका मास 12 है का 1/12 भाग क्या होता है? 1 MU के बराबर होता है। यानी कि कार्बन के 1/12 भाग 1 AMU के बराबर होता है। ठीक, अब हमने क्या कर दिया? 1/12 यहाँ पर 1.99 क्यों आ गया? क्योंकि कार्बन 12 का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 होता है। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितनी वैल्यू आएगी? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये आ गई 1 AMU की वैल्यू। ठीक है, ये क्या होती है? 1 AMU की वैल्यू होती है। इस वैल्यू के थ्रू हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, तो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।